हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र डीसी यादव आप सभी के समक्ष DCIS इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत हूँ। आज साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, प्लीज़ आप सभी जल्दी से DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथियों, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। यानी मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। साथियों, मौलिक अधिकारों का जो सूत्रपात हुआ उस 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ और सबसे पहले 1791 में अमेरिका में एक अधिकार पत्र में मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया। और हम सभी जानते हैं साथियों कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ही अपनाया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया है या किस देश की संविधान से अपनाया गया है, तो इसका सही आंसर है अमेरिका। साथियों, जब मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 36 अनुच्छेद में दिए गए तो इसको लेके आम जनता में कोई बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। और उसी समय हम सभी जानते हैं जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर एन गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस था। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसकी व्याख्या की, ताकि आम जनता को अपनी अधिकारों के प्रति जागरूकता मिले। साथियों, उसके बाद 1951 में संसद पहली बार संविधान में संशोधन करती है और हम सभी जानते हैं भूमि सुधार मामले में संशोधन किया जाता है और एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है, 9वीं अनुसूची। इसे न्यायालय में चुनौती दी जाती है और उस समय मामला पहुंचता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का 1951 में। यहाँ पर साथियों, न्यायालय ने एक तरीके से सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मामला ये था कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है, संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करे या उसे छीनने का प्रयास करती है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वो कानून स्वतः अपने आप में उस मात्रा तक शून्य हो जाता है, ऐसा कहा गया था। लेकिन उस समय पंडित नेहरू जी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला नहीं दे सकता था कि अभी जल्दी ही देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सरकार के पक्ष में फैसला आया साथियों। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और जो अनुच्छेद 13 में परिभाषित कानून है वो एक सामान्य कानून है, ना कि कोई संवैधानिक कानून है। लेकिन साथियों, कुछ दिनों के बाद हम सभी पाते हैं कि 1967 में एक मामला और पहुंचता है मौलिक अधिकारों से संबंधित, जिसका नाम है गोलकनाथ मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को पलट देता है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। साथियों, हमने बताया कि शंकरी प्रसाद मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद
मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ना भैया, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर क्या होता है, संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में टकराव शुरू हो जाता है। संसद ने 24वां संविधान संशोधन लाया संविधान में और कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसमें 24वें संविधान संशोधन में साथियों एक प्रावधान किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। साथ ही एक और संशोधन किया गया जिसका नाम है 25वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखिए, जब गोलकनाथ मामला 1967 में पहुंचा न्यायालय में, तो गोलकनाथ न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। सरकार को बहुत बुरा लगा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय हमारे मामले में कैसे दखल दे सकती है। उसने 24वां संविधान संशोधन कर दिया, कहा भैया हम ना कर सकते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। और 25वें संविधान संशोधन में कहा कि इसे न्यायालय में चुनौती दी ही नहीं जा सकती, यानी न्यायालय इस पर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मामला ठंडे बस्ते में कुछ सालों तक पड़ा रहा। फिर मामला आया केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का 1973 में। साथियों केरल का मामला था। साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। यानी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को कहा कि आप मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और साथ ही न्यायालय ने इस बात को कहा कि न्यायालय संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ से जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है साथियों, मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो केशवानंद भारती केस 1973 में आता है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहता है, ये साथियों 13 जजों की बेंच बैठाई गई थी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी इस मामले की सुनवाई के लिए। ये भी संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था। केशवानंद भारती साहब एक मठ के पुजारी थे, रखरखाव करता थे, और उनकी ज़मीनें मद्रास सरकार ने अपने अधीन कर ली थी। फिर मामला मद्रास से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करती है। और सुनवाई के दौरान कहती है कि मौलिक अधिकार में तो संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन उसके मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। साथ ही न्यायालय संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है। तो साथियों ये प्रमुख वाद थे। अब हम जानेंगे कि कैसे कैसे समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों में क्या क्या संशोधन किया है। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में हैं। पहले 7 हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जिसे संसद ने हटा दिया। अब इसे 300A में एक लीगल राइट बना दिया है, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया। आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय जनमानस को संसद के द्वारा दिया गया है। साथियों सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 की, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 12 में साथियों मौलिक अधिकारों के, ये कर्तव्य नहीं अधिकार है, मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें साथियों कहा गया है कि किसी राज्य का जो निर्माण होता है वो भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्यों की विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी और
सार्वजनिक उपक्रम को मिला के होता है। यानी जब राज्य का बात आएगी कि राज्य में कौन कौन शामिल है, तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी और सार्वजनिक उपक्रम शामिल होंगे। तो इस तरीके से राज्य की परिभाषा दी गई है। ऐसे सवाल आपसे एमसीक्यू टाइप में प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जिसे अनुच्छेद 12 में दिया गया है उसमें कौन शामिल नहीं है। हो सकता है स्थानीय उपक्रम स्किप कर दे और आप यहीं पे गलती कर दें और आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है साथियों। तो इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं ताकि आसानी हो आपको समझने के लिए। अब बढ़ते हैं साथियों आर्टिकल 13 के तहत, जिसके तहत हम सभी जानते हैं पहला मामला एन गोपालन का जो पहुंचा था, उसके बाद शंकरी प्रसाद का जो मामला पहुंचा था, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसी आर्टिकल 13 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया था। तो आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां हैं उनके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। कहा गया है अनुच्छेद 13(1) में कि संविधान के प्रारंभ से, यानी जब से संविधान लागू हुआ या उससे पहले संविधान नहीं भी लागू हुआ था, उससे पहले अगर कोई नियम कानून थे, भारत के राज्य क्षेत्र में जो प्रयोग होते हैं उसमें सभी विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक मौलिक अधिकारों से असंगत है। साथियों, उस मात्रा तक मौलिक अधिकारों से जो असंगत है, यानी अगर कोई ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों को कम करती है या उससे मेल नहीं करती है, तो अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत वो कानून अपने आप में शून्य हो जाएगा, चाहे वो संविधान के लागू होने वक्त का कानून हो, चाहे संविधान के लागू होने के पहले की कोई कानून हो। वो सभी कानून संविधान में अगर मौलिक अधिकारों के साथ टकराव होते हैं, तो अगर मौलिक अधिकारों का खंडन करते हैं तो वो कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। ऐसा वर्णन है अनुच्छेद 13(1) में। साथियों, इसके अलावा अनुच्छेद 13(2) में कहा गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। पहले आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में कहा गया कि अगर कोई ऐसा कानून बना है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उनका खंडन करता है, चाहे वो संविधान के लागू होने के समय हो, चाहे संविधान के लागू होने के पहले का कानून हो, ऐसे सभी कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे। अब अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो या इस खंड के उल्लंघन करती हो। तो ऐसी विधि जो इसका उल्लंघन करती है वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 13(2) में। साथियों, वही अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 में कहा गया कि कौन कौन से कानून की बात करती है, उसको थोड़ा विस्तार से बताया गया है। कहा गया है इस विधि में चाहे कोई अध्यादेश हो, चाहे कोई आदेश हो, चाहे कोई विधि नियम हो, चाहे कोई विनिमय हो, चाहे कोई अधिसूचना हो, चाहे कोई रूढ़ी हो, चाहे कोई, ये प्रथा है साथियों, चाहे कोई प्रथा हो, चाहे कोई कस्टम हो, रीति रिवाज हो, किसी के तहत अगर फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना होती है तो उस मात्रा तक वो सभी आदेश, अध्यादेश, विधि, विनिमय, रूढ़ी, प्रथा सब शून्य हो जाएंगे। यानी फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना नहीं की जा सकती है, ऐसा भारत के संविधान में वर्णन है। अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 में कहा गया साथियों कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन इस पे लागू नहीं होंगे। और इसी का मुद्दा बना के शंकरी प्रसाद का मामला 1951 में पहुंचा था, जहां पर उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था वो कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत कानून बना सकती है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में कि
कानून नहीं बना सकती। बाद में हम सभी जानते हैं कि गोलकनाथ मामले में अपने पिछले फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जी अनुच्छेद 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स पे संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 368 के तहत आप फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद संसद ने 24वां व 25वां संविधान संशोधन कर न्यायालय के फैसले को पलट देता है। साथियों, अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार की बात करता है, समता के अधिकार की बात करता है। यहाँ से अधिकार हमारे स्टार्ट होते हैं। अभी तक मैंने केवल आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का अध्ययन किया है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक साथियों समानता या समता का अधिकार का उल्लेख किया गया भारत के संविधान में। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, यानी आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और विधियों के समान संरक्षण उनको उपलब्ध होंगे। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। बात अगर साथियों हम करते हैं विधि के समक्ष समानता की, तो यह सिद्धांत जो है एक प्राकृतिक न्याय है। सभी को इसमें समुचित सुनवाई का अधिकार होता है। और विधि के समक्ष जो समानता है इसे ब्रिटेन से लिया गया है। इसको आप स्टार कर लीजिए। आप चाहिए तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 14 में वर्णित है, तो ब्रिटेन के। यह अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं या दोनों पर लागू होते हैं। और विधि के समक्ष समानता जो कानून है साथियों, जो उपबंध है, ये एक नकारात्मक उपबंध है। अगला है विधि के समक्ष समानता के अपवाद है। यानी जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, लेकिन वहीं साथियों 361(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को और 361(2) के अंतर्गत राज्यपाल को इसमें छूट दी गई है। किस प्रकार की छूट दी गई है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अपने पद पे है, अगर अपने पोस्ट पे है, तो न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी अनुच्छेद 361(1) और अनुच्छेद 361(2) के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाता है। तो एक तरीके से जो कहा गया था कि विधि के समक्ष जो समानता है वो इसका अपवाद है। अब पढ़ते हैं साथियों विधियों के समान संरक्षण। इसे अमेरिका से लिया गया। जैसे विधि के समक्ष समानता जो था वो ब्रिटेन से लिया गया था, वैसे विधियों के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से लिया गया है साथियों। और कहा गया है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि कोई औरत है, वो प्रेग्नेंट है, सपोज दैट, अब उस पे लगता है मृत्युदंड का केस, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत को हम मृत्युदंड नहीं दे सकते क्योंकि वो उसकी परिस्थिति जो है असमान है, तो उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। यानी इस तरीके से बात करता है कि जैसा परिस्थितियां हैं उसके आधार पे हम किसी व्यक्ति के साथ ट्रीट करेंगे, ऐसा कहा गया है विधियों के समान संरक्षण में। और साथियों यह एक सकारात्मक उपबंध है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए काम करता है। जैसी आपकी परिस्थिति है, जैसे कोई मान लीजिए कि बुजुर्ग है तो उसे उम्र कैद क्या हम दें, वो पहले से मृत्यु के साए पे पड़ा हुआ है, तो उसे जेल में क्या रखना। उसको हो सकता है कि कानून के तहत छूट भी दी जा सकती है। तो ऐसा प्रावधान किया गया है विधियों का समान संरक्षण के अंतर्गत।
और यह एक सकारात्मक उपबंध है। अगला साथियों आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता का अधिकार वर्णित है। ये अलग से कोई समानता का अधिकार नहीं है, ये समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक है उसी का एक भाग है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जात, निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद का निषेध करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी स्टेट किसी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, लिंग, जाति और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 15 में। साथियों वही आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए बात होती है। यहाँ पर दोनों किसी व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक स्थानों में, तालाब, सार्वजनिक स्थल पर रोक नहीं सकते जाने से। एक सामान्य भाषा में आपको समझाता हूँ कि किसी व्यक्ति को इस आधार पे किसी दुकान में, किसी सार्वजनिक भोजनालय पे, किसी होटल पे, किसी तालाब में, किसी सार्वजनिक स्थल पे नहीं रोका जा सकता कि वो किस जाति धर्म से बिलोंग करता है। अगर ऐसा कोई करता है तो एक दंडनीय अपराध होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 15(2) में। साथियों वही अनुच्छेद 15(3) में अब कहा गया है कि जो राज्य है वो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी अगर कोई बालक है, अगर कोई स्त्री है तो उनके लिए विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिकल 15(4) में कहा गया है, इसे साथियों पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, जो जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लोग भी शामिल हैं, इनके लिए कानून बना सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि आरक्षण की एक तरीके से शुरुआत होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है, दलित है, हाशिए पे है, तो उसके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 15 कहता है कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 15(3) कहता है जब बात स्त्री की आएगी, जब बात बालक का आएगा तो हम भैया विशेष प्रोविजन कर सकते हैं। उसके बाद 15(4) में कहते हैं अगर अनुसूचित जात और जनजात से संबंधित कोई मुद्दा आता है तो हम उनके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकते हैं, यानी उनको हम छूट दे सकते हैं किसी मामले में। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है भारत के संविधान में। साथियों अब आता है आर्टिकल 15(5). इसे 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा जाता है। इसमें कहा जाता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े लोग हैं उनको निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान दिया जा सकता है। यानी बात समझिए, किसी के साथ कह रहा है कि भेदभाव हम नहीं करेंगे, लेकिन कह रहा है कि अगर कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तो हम उसको आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, ऐसा कहा गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में। वही साथियों आर्टिकल 15(6) में EWS का वाला जो मामला हम सभी जानते हैं आया हाल ही में 2 वर्ष पहले, तो EWS का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें शामिल किया गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा कहा गया 15(6) में। हम सभी जानते हैं हाल ही में इस आर्टिकल को जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि निजी शिक्षण संस्थानों में 10% सीटों का आरक्षण किया जा सकता है और इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 2019 में
जो सवर्ण जाति के लिए EWS का 10% का कोटा लाया गया, उसके तहत संविधान में संशोधन किए गए। और संविधान में साथियों जो संशोधन किया गया उसमें आर्टिकल 15(6) में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 15 में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 15(6), जिसमें का और खा। का कहता है कि इसकी उन्नति के लिए प्रावधान बनाया जा सकता है, और खा कहता है कि भैया हम 10% सीटों का प्रावधान कर सकते हैं, और ऐसा EWS के लिए संसद ने किया। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 साथियों अवसर की समानता की बात करता है। किस प्रकार के अवसर की बात करता है? आर्टिकल 16(1) में इसकी व्याख्या की गई है कि राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन में नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का चयन होता है, मान लीजिए सपोज दैट यूपीएससी की बात करता हूं मैं, तो यूपीएससी में अगर किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है तो उसमें सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस पंथ का हो, समुदाय का हो, उनको सबको समान अवसर मिलेगा। आगे हम ये जानते हैं कि इसमें छूट भी दिया गया है, जैसा कि संसद ने कहा कि विशेष प्रावधान कर सकते हैं, तो आगे विशेष प्रावधान भी किया गया है। वही आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म, लिंग, स्थान और मूल वंश के आधार पर भेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 कहता है कि सबको समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 16(2) कहता है कि भैया राज्य किसी के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। आगे अध्ययन करते हैं। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में साथियों कहता है, जहां सब क्लॉज 2 में कहता है कि भैया हम कोई भेद नहीं करेंगे, सबको समान नज़र से देखेंगे, वही सब क्लॉज 3 में कहता है कि हम भेद कर सकते हैं। किस आधार पे भेद कर सकते हैं? इसकी व्याख्या 16 सब क्लॉज 4 में दी गई है कि सामाजिक आर्थिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है तो उसके लिए हम विशेष प्रावधान बना के इसमें भेद कर सकते हैं। साथियों सब क्लॉज 4 ये 16 में कहा गया कि राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों और राज्य के अधीन इनके लिए जो ST SC हैं, SC और ST के लिए राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में एक तो वरिष्ठता प्रणाली यानी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग, और एक पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। 16(1) में कहा गया कि सबको समान अवसर दिया जाएगा। 16(2) में कहा गया कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) में कहा गया कि भैया भेदभाव कर सकते हैं। 16(4) में कहा गया किस आधार पे? तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े आधार पे। और वही 16(4) में कहा कि हम ST और SC और ST को यानी अनुसूचित जात और जनजात को एक तो वरिष्ठता परिणामी और पदोन्नति दोनों मामले में हम आरक्षण दे सकते हैं, एक नहीं। और इसके लिए साथियों 77वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत कहा गया कि हम सीनियरिटी में ऐसे व्यक्ति को पहले अपॉइंट कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि हमने कहा गया सीनियरिटी के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का होता है कि अगर मान लीजिए कि आप 25 साल आपको जॉब करते हो गया, तो आप, मैं मान लेता हूँ, एक सेक्रेटरी के पोस्ट पे पहुँच गए, सचिव के पोस्ट पे। लेकिन अगर कोई SC ST का समुदाय का है तो वो 20 साल जॉब करने के बावजूद भी आपके बराबर पद को प्राप्त कर सकता है। ये हो गया वरिष्ठता प्रणाली के आधार पे। पदोन्नति के मामले में तो इसमें 2 संशोधन किए गए, एक 77वां और एक 85 अमेंडमेंट एक्ट 2001। इसके तहत साथियों परिणामी वरिष्ठता को शामिल किया गया और इसमें कहा गया कि हम भैया आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। अब 16 सब क्लॉज 4B में कहा गया
कि अपूर्ण आरक्षित अगर कोई रिक्ति है, मान लीजिए कि पहले कोई वैकेंसी आनी थी, वो वैकेंसी नहीं आई, वो कुछ सालों के बाद आई, तो उत्तरवर्ती वर्ष में अलग श्रेणी के रूप में उसको मान्य करने से कोई रोका नहीं जा सकता। यानी पहले की वैकेंसी कोई खाली पड़ी थी किसी वजह से, तो हम आगे उसको भर सकते हैं। और यह प्रावधान किया गया 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत। तो साथियों, ये था आज का पार्ट 1। आगे हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आपको पार्ट 1 कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेशन अगर पसंद आया साथियों तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अब तक जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे साथियों हम आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 35 तक अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।